So dear students, today I'll teach socio-cultural causes of abnormal behavior. So सबसे पहले हम एक इस चित्र को देखने की कोशिश करते हैं। एक चित्र है जिसमें बहुत क्लियरली सोशो कल्चरल डिफरेंसेस परिलक्षित हो रहे हैं। इस चित्र में बहुत स्पष्ट रूप से ये बताया गया कि दो तरह के लोग हैं। एक जो फाइनेंशियली रूप से साउंड हैं, या जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो पैसा खर्च कर सकते हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो दैनिक जो ज़रूरत की आवश्यकताओं के लिए, जो भूख वगैरह ख़त्म करने के लिए भी जिनके पास पैसे उपलब्ध नहीं है। सो यहाँ बहुत स्पष्ट रूप से एक लड़की है, वो अपनी बात को देख रही है कि हाउ द डिफरेंसेस आर देयर इन द सोसाइटी। और सोशियो कल्चरल जो डिफरेंसेस है, सामाजिक संस्कृति में जो परिवर्तन है, इनकी कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। और इस जो गर्ल है, इसकी कल्चर बिल्कुल डिफरेंस है। सो मैं यहाँ बात करना चाह रहा था आपसे कि ये जो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ये जो मॉडल हैं, इन मॉडलों या जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, इन कारक में बहुत सारे रीजंस आपको दिखेंगे, जैसे गरीबी, विभेद, डिस्क्रिमिनेशन और निरक्षरता। ये स्पष्ट रूप से मानसिक विकृति पर प्रभाव देखा जाता है इनका। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग वातावरण से आने वाले व्यक्ति कभी न कभी किसी प्रकार की मानसिक विकृति अवश्य होती है। ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का व्यक्तित्व पर पड़ने वाले कुसमायोजी प्रभाव को दिखलाने के लिए एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस की कमी है, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों के साथ नियंत्रित प्रयोग करना कठिन होता है। अब मैं बताना चाहता हूं आपको कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ही सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का प्रभाव मानव व्यवहारों पर के अध्ययन पर बढ़ने लगा, और बहुत प्रकार की स्टडीज हुई हैं। सो एक सोशलाइजेशन मॉडल की बात जहाँ तक की जाती है कि समाजीकरण मॉडल से संबंधित कारक, ये असामान्यता का जो समाजीकरण मॉडल है, ये बताता है कि सामाजिक सीखना सोशल लर्निंग मॉडल का एक विस्तृत रूप है। जो बैंडूरा ने दिया था सोशल लर्निंग का एक मॉडल है, वो आपको मैं पढ़ाऊंगा। आप एमए करेंगे तो सोशल साइकोलॉजी में, या आपने फर्स्ट ईयर में सोशल लर्निंग अगर पढ़ी है तो उसमें जरूर पढ़ा होगा। इस मॉडल के अनुसार असामान्यता का जो मुख्य कारण है वो दोषपूर्ण समाजीकरण है। समाजीकरण सामाजिक सीखने की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा यह निर्धारित होता है कि व्यक्ति सामाजिक मानकों के आधार पर किस प्रकार से व्यवहार करता है, किस प्रकार से सोचता है, किस प्रकार से एक्ट करता है। सामाजिकरण की ये जो प्रक्रिया है, ये माता पिता की गलत मनोवृत्तियों के कारण, बच्चों की दोषपूर्ण पद्धतियों के कारण, परिवार में मानसिक रोग से ग्रसित सदस्यों के व्यवहारों आदि सबसे अधिक प्रभावित होती है। इन सामाजिक अवस्थाओं में जिन बच्चों का समाजीकरण होता है, उनके आगे चलकर असामान्य व्यवहार होने की संभावना बढ़ जाती है। सो 3 जो मुख्य कारण है, माता पिता की विकृत मनोवृत्तियां हैं, इसके अलावा बच्चों के पालन पोषण की प्रणाली है, और दूसरा फैमिली पैथोलॉजी है। इसके अलावा एक सामाजिक विघटन मॉडल की भी बात की गई है, जिसको हम सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन मॉडल कहते हैं। इस मॉडल के तहत असामान्य व्यवहार की व्याख्या इस प्रकार से की जाती है कि असामान्य व्यवहार की व्याख्या किसी परिवार के विशेष सामाजिक विकास में उत्पन्न गड़बड़ी के रूप में किया जा सकता है। इसके कारण से बहुत सारे कारण हैं इसके, जिसमें सांस्कृतिक विघटन या कल्चरल डिसइंटीग्रेशन की बात की जा सकती है, मोबिलिटी एंड माइग्रेशन, गतिशीलता की बात की जा सकती है, और उसके बाद सामाजिक और आर्थिक वंचन की बात की जा सकती है, सोशल एंड इकोनॉमिक डिप्राइवेशन। और इसके साथ ही ये भी कहा जा सकता है कि ये जो सामाजिक सांस्कृतिक कारक हैं, ये कारक इस प्रकार से महत्वपूर्ण रूप से व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, और व्यक्ति असामान्यता की ओर भी अग्रसित हो जाता है। सो ये कुछ जनरल बात मैंने आपके सामने रखी है सोशियो कल्चरल कॉज को लेकर। अब जहाँ तक बात की जाए कि सोशियो
इसके ये जो सामाजिक सांस्कृतिक कारण क्या है असामान्यता के, तो इसमें बहुत स्पष्ट रूप से कुछ चीजें जो हमारे दिमाग में एकदम से सामने आती है वो है निम्न सामाजिक स्तर। इसके अलावा भी इनअप्रोप्रिएट सोशल रोल्स, अनुपयुक्त सामाजिक भूमिका, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, आर्थिक कठिनाइयां व बेरोजगारी, सोशल रिलेशनशिप, सामाजिक संबंध, सोशियो कल्चरल एनवायरनमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, मैरिटल प्रॉब्लम्स, विवाह से संबंध जुड़ी समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं, और जेंडर रोल्स, यौन भूमिकाएं। एक एक करके इन सारी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। बच्चों, सबसे पहले मैं जो बात करना चाह रहा हूं वो निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर की बात करना चाह रहा हूं। यहां मैंने कुछ बातें आपको मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि निम्न सामाजिक स्तर का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक स्तर का प्रभाव असामान्य व्यवहार की उत्पत्ति पर पड़ता है। देखिए, ओरिजिन ही यहीं से होता है। सामान्यतः सामाजिक आर्थिक स्तर तथा असामान्य व्यवहार में नकारात्मक सहसंबंध होता है। ये मैं बात बता रहा हूं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस और एबनॉर्मल बिहेवियर में जैसे जैसे सामाजिक आर्थिक स्तर बढ़ता है असामान्यता में कमी देखी जाती है। इस तथ्य की पुष्टि एरोन और पैटरसन, एक साइकोलॉजिस्ट हुए, दो साइकोलॉजिस्ट हुए, एरोन और पैटरसन, इन्होंने 1982 में एक स्टडी करी थी। उन्होंने पाया था कि जो अगर निम्न सामाजिक स्तर है तो सिजियोफ्रेनिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें सिजियोफ्रेनिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि सामाजिक आर्थिक स्तर में अगर कमी होती है तो ऐसे लोगों में सिजियोफ्रेनिया होने की संभावना ज्यादा होती है। बेसिकली बात की जाए कि जैसे जैसे सामाजिक वर्ग का स्तर ऊपर बढ़ता जाता है वैसे वैसे मनोविदलता या सिजोफ्रेनिया होने की संभावना में कमी होती है। इसी प्रकार से एक अन्य जिम्बार्डो ने कहा था कि मूड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, या ये कहना चाहिए कि जो सामाजिक आर्थिक स्तर में वृद्धि के साथ साथ मूड डिसऑर्डर्स के होने की संभावनाओं में भी कमी होती है। ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी सी बात की जाए। क्योंकि ऐसे परिवारों में गंभीर तनाव उत्पन्न करने वाले कारक और परिस्थितियां अधिक होती है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर में, और ऐसे वातावरण में बच्चा जो है वो अपनी एक एसेंशियल एडजस्टिव स्किल्स को नहीं सीख पाता। ये कहना चाहिए कि वो जो समायोजन के लिए जो आवश्यक कौशल है उसका विकास नहीं कर पाता, और इसके कारण से वह समाज में आने वाली नई नई परिस्थितियों को भी ढंग से सामना नहीं कर पाता, और ढंग से सामना नहीं करने के कारण वह कुसमायोजित हो जाता है, वेल एडजस्टेड हो जाता है और तरह तरह के असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करना शुरू करता है। इसके अलावा बात की जाती है, दूसरा जो कारण है वो है अनुपयुक्त सामाजिक भूमिका। जैसे एग्जाम्पल के लिए बात करूं मैं इसके पहले कि अगर सामाजिक भूमिकाओं का निर्वहन पूरी तरीके से नहीं हो पाता वह भी असामान्यता को जन्म देता है। कुछ कभी कभी कुछ ऐसी सामाजिक भूमिका भी व्यक्ति को करनी पड़ती जो बाद में चलकर उसके मानसिक संतुलन को बिगाड़कर उसे असामान्य व्यवहार उत्पन्न कर देती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि एक जो कोई एक सैनिक है उसको अपने एक ऑफिसर के द्वारा ऐसी ये इंस्ट्रक्शंस मिले कि दुश्मन को जान से मार दिया जाए। अब ऐसी सोशल रोल तो उसने निभा दिया, लेकिन उसके अंदर अगर एक फीलिंग ऑफ गिल्ट, दोष भाव उत्पन्न हो जाए कि भाई मैंने मारा है, किसी को मारना नहीं चाहिए, बनाने वाला तो ईश्वर होता है, हम मारने वाले कौन होते हैं, इस तरह की अगर कुछ फीलिंग ऑफ गिल्ट विकसित हो जाए, ये लड़ाई झगड़े तो देश की लड़ाई झगड़े हैं आपस में, इसमें लोगों का क्या काम है, अगर इस प्रकार की फीलिंग ऑफ गिल्ट डेवलप हो जाए, और इतना ही नहीं, अगर इस फीलिंग ऑफ गिल्ट के कारण इस तरह के डरावनी स्थिति में उसे एक कुछ तरह की सांवेगिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ जाता है, और ऐसे परिणाम तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो सैनिक है जिसने इस प्रकार की एक्टिविटी, जिसको फीलिंग ऑफ गिल्ट ज्यादा हुआ, तो ये इस प्रकार से असामान्यता को जन्म दे दिया गया। इतिहास भी इस बात का गवाही देता है कि
जो एक बड़ा फेमस वियतनाम वॉर हुआ था, उसमें बहुत सारे सैनिकों में मानसिक विकृति विकसित होने के कारण ऐसा ही दोष और सांवेगिक समस्याएं थी। उसे DSM-3 जो एक क्लासिफिकेशन हुआ, उसे पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का कहा गया। बेसिकली मतलब ये कि तनाव की स्थिति निपट गई, उसके बाद उसको परेशानियां शुरू हो गई। सो इनएप्रोप्रिएट जो सोशल रोल्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट तरीके से असामान्यता को प्रभावित करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इंडियन सिचुएशंस में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट, आर्थिक कठिनाइयां व बेरोजगारी। अब हम आप सभी जानते हैं कि आर्थिक कठिनाइयां और बेरोजगारियां से भी व्यक्ति के अंदर मानसिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। नेल्सन एक साइकोलॉजिस्ट थे, रिसर्चर थे, उन्होंने कहा था कि बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट होने से अधिक आर्थिक कठिनाइयां उत्पन्न होती है, जो न केवल फाइनेंशियली बल्कि साइकोलॉजिकली भी उसके लिए बहुत हानिकारक होती है। ऐसा क्यों होता है, इसकी अगर बात की जाए तो सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि आर्थिक कठिनाइयां व बेरोजगारी के कारण व्यक्ति अपने स्वयं का आत्म अवमूल्यन करना शुरू कर देता है। सेल्फ डिवोल्यूशन कि मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मैं इसी काम का नहीं हूं, इस प्रकार की सोच विकसित हो जाती है इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण और इकोनॉमिक डिफिकल्टीज के कारण। और एक खास प्रकार का मैलाडिप्टिव बिहेवियर, डिप्रेशन, ओके, सोसाइडल टेंडेंसीज, क्राइम करने की एक्टिविटीज, ये सारी चीजें बढ़ जाती है। और कुछ अध्ययनों में ऐसा भी पता लगा कि आर्थिक समस्याओं से सबसे अधिक प्रभावित होने वाले व्यक्ति वो व्यक्ति होते हैं जो निचले सामाजिक वर्ग के होते हैं, जो कि जिनको शिक्षा अच्छी नहीं मिली, जो न्यूट्रिशन जिनका प्रॉपर नहीं हुआ, कुपोषण रहा, उनके परिवार में अस्थिरता थी, उनको रहने की भी सही जगह नहीं मिली, उनको कोई सहायता करने वाला नहीं था। ऐसे व्यक्ति, ये सारे इनके डेवलपमेंट्स हुए हैं, इस कारण से उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों में अपने आप को इसी प्रकार से सेल्फ डिवोल्यूट कर दिया, आत्म अवलंबन कर दिया, अवमूल्यन कर दिया, जिससे कि वह असामान्यता की ओर अग्रसित हुए। फ्रैंक ने एक अध्ययन में बताया कि जैसे वैसे लोग जो किसी न किसी रोजगार में हैं, अगर किंतु जॉब डिससेटिस्फेक्शन है, कार्य असंतुष्टि है कि कार्य करने में उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती, वो भी व्यक्ति असामान्यता की ओर अग्रसित होते हैं। तो जॉब डिससेटिस्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। सोशल रिलेशनशिप्स की बात की जाए, सोशल रिलेशनशिप्स भी असामान्यता को जन्म देती है। इस संबंध में बताना चाहता हूं कि फैमिली रिलेशंस के अलावा भी परिवार से बाहर के लोगों के साथ भी संबंध बनाना पड़ता है व्यक्ति को, और जिससे उसका जो मेंटल हेल्थ है उस पर इफेक्ट पड़ता है। वर्नर ने एक स्टडी में पाया था कि अगर व्यक्तियों का सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप अगर अच्छी है तो वो सोशल सपोर्ट भी अधिक मिलता है उसे, न केवल सोशल सपोर्ट, उसको फंक्शनल सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, कार्य करने के लिए भी उसे मोटिवेशन मिलता है, इमोशनल सपोर्ट अच्छा मिलता है, और समाज के द्वारा इमोशनल सपोर्ट भी अच्छा मिलता है, जिसके कारण कि जो प्रेशर्स आ रहे हैं, जो टेंशन आ रही है, उसका उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, और ऐसे व्यक्तियों में अब अनुकूलित व्यवहार या मेलाडेप्टिव बिहेवियर होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके विपरीत अगर व्यक्ति के सामाजिक संबंध अच्छे नहीं है तो उसको प्रकार्यात्मक सहयोग नहीं मिलता, कार्य करने में सहयोग नहीं मिलता, संवेगों के रूप में भी सहयोग नहीं मिलता समाज के द्वारा, और ऐसे व्यक्ति मेल एडेप्टिव बिहेवियर की तरफ बढ़ जाते हैं और असामान्य की तरफ बढ़ जाते हैं। कटलॉन, रॉबिन्सन और मॉर्टिन ने एक स्टडी में ये पाया कि सोशल सपोर्ट की कमी से व्यक्ति के अंदर एक अधिक तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिससे मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। ब्लॉक एंड वॉर्म ने भी एक स्टडी में पाया कि जिस किशोरों में अगर सामाजिक समर्थन बहुत खराब है तो माता पिता से छोटी मोटी डांट खाने पर भी उसके अंदर डिप्रेशन वगैरह की टेंडेंसीज बढ़ जाती है। ऐसे बच्चों में सुसाइडल टेंडेंसीज भी देखी जा सकती है।
बेसिकली अभी एक जो प्रेजेंटली एक स्टडी हुई थी 1985 में, कोहेन और विल्स ने करी थी। उन्होंने सोशल सपोर्ट के दो पहलुओं को असामान्य व्यवहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण बना। वन इज द स्ट्रक्चरल सोशल सपोर्ट, संरचनात्मक सामाजिक समर्थन, और दूसरा कार्यात्मक सामाजिक समर्थन। जैसे स्ट्रक्चरल सोशल सपोर्ट का मतलब ये है कि जैसे वैवाहिक स्तर और दोस्तों की संख्या वगैरह कैसी है, उसके जो मिलने जुलने वाले, उसे पसंद करने वाले लोग कितने हैं, संरचनात्मक सपोर्ट की बात है। जैसे उस व्यक्ति को विश्वास होता है कि बुरे दिनों में उसकी मदद करने वाले दोस्त बहुत सारे हैं, उसको सपोर्ट कर देंगे। और कार्यात्मक जो बेसिकली कार्यात्मक सोशल सपोर्ट है कि वास्तव में अगर जरूरत पड़े तो वो उन लोगों की मदद कर देते हैं। तो अगर इस प्रकार की सोशल फंक्शनल स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट बाय सोसाइटी है, तो असामान्यता होने की संभावनाएं कम है, और अगर इसकी कमी है तो इसके अंदर इस प्रकार की संभावनाएं बहुत अधिक होती है। सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण एक अन्य कारण है। इसमें जो बात की जाए, प्रत्येक व्यक्ति का जन्म एक विशेष समाज से होता है, और उस समाज की अपनी एक संस्कृति होती है, और वह व्यक्ति का व्यवहार करने में उस प्रकार की संस्कृति के अनुसार व्यवहार करने के लिए बाध्यता होती है। स्पष्टतः रूप से कहा जा सकता है कि सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का प्रभाव व्यक्तित्व विकास पर भी पड़ता है। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति जो ऐसे सामाजिक वातावरण, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में जिनका पालन पोषण हुआ है, जिसमें वायलेंस न के बराबर थी, हिंसा नहीं के बराबर थी, उसमें व्यक्तित्व में ऐसे शील गुणों की प्रधानता होती है, प्रबलता होती है, जिसके माध्यम से किसी भी समस्या का शांतिपूर्ण हल करना संभव हो पाता है। दूसरी तरफ यदि व्यक्ति का पालन पोषण एक ऐसे सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में हुआ जहां वायलेंस की प्रधानता थी, शोषण, एक्सप्लॉयटेशन की प्रधानता थी, उसमें व्यक्तित्व के कुसामाजिक व्यवहार होने की संभावनाएं अधिक होती है। एक बड़ी अच्छी स्टडी की थी मार्गरेट मीड, एक सोशोलॉजिस्ट, सोशल साइकोलॉजिकल स्टडी थी, सोशल साइकोलॉजिकल स्टडी थी। उसमें न्यू गिनिया में दो जनजाति थी, जो ट्राइबल्स थे दो। न्यू गिनिया एक कंट्री है, उस दुनिया की, उस कंट्री में दो प्रकार की जनजाति है, एक एरोपेश है, एक मुंडमार है, मुंडुकुमार। उसने कहा कि एक ही ज्योग्राफिकल एरिया में रहने के बाद भी सब कुछ सेम जैसा था, लेकिन ये जो एरोपेश जाति के लोग हैं ये अधिक उदार, शांत और सहयोगी थे, जबकि मुडुगुमोर जाति के जो लोग थे अधिक शंकालु, कॉम्पिटिटिव, झगड़ालू, विद्वेषपूर्ण थे। ये बहुत क्लियरलीफाई बताता है कि जैसी संस्कृति होती है वैसा ही, अगर इस प्रकार की संस्कृति में है जिसमें वायलेंस है, एक्सप्लॉयटेशन है, तो वहाँ व्यक्तित्व के कारकों पर प्रभाव पड़ता है और असामान्यता की ओर जाता है व्यक्ति। एक बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मैरिटल प्रॉब्लम्स। मैरिटल प्रॉब्लम्स विवाह संबंधी समस्याएं, वैवाहिक समस्याएं। मानसिक विकृति का एक बहुत बड़ा कारण वैवाहिक समस्या भी होता है। जैसे बच्चों और वयस्कों में सांवेगिक समस्याएं अधिक होती है, उन बच्चों या वयस्कों में सांवेगिक समस्याएं अधिक होती है जो विवाह विच्छेदित परिवार, डिवोर्स फैमिली से आते हैं। उन परिवार के सदस्यों में ऐसी सांवेगिक समस्याएं कम होती है जो सामान्य होते हैं तथा जिसमें विवाह विच्छेदन की घटना नहीं होती। ऐसी की स्टडी आमेटो और केथ ने की थी 1991 में। तो हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक समस्याएं एवं मनोवैज्ञानिक समस्याएं दोनों आपस में कोरिलेटेड, सहसंबंधित होती है। मैकग्यू और लेकिन ने भी अपने अध्ययन में बताया कि सांवेगिक विकृति और वैवाहिक विघटन दोनों में एक संबंध होता है। इस संबंध में एक 1991 में एक बड़ी एक्सप्लोरेटिव स्टडी हुई थी रॉबिन्सन और रेगर के द्वारा। उन्होंने ये बताया था कि वैवाहिक समस्याएं विषाद या जो डिप्रेशन, एल्कोहलिज्म, सिजियोफ्रेनिया से काफी अधिक संबंधित होती है। अगर जिनमें समस्याएं ज्यादा होती है, उनकी स्टडी में ऐसा भी पाया गया कि जिन व्यक्तियों का एक बार विवाह विच्छेद हुआ था और जो उसके पहले वाले एक साल में उनको डिप्रेशन की टेंडेंसी देखी गई, और जिनमें अधिक बार हुआ
उसमें और अधिक डिप्रेशन की टेंडेंसी देखी गई। तो ये बहुत क्लियर बताता है कि जो विवाह विच्छेदित लोगों में मनोविदलताएं इस प्रकार के कॉमन लक्षण देखे जाते हैं। एक अंतिम जो पॉइंट है जिसको हम कहते हैं यौन भूमिकाएं, जेंडर रोल्स। ये रोल्स की बात जहां तक की जाए, हर व्यक्ति को अपनी भूमिकाएं निभानी पड़ती है। या मैं जेंडर रोल्स की बात कर रहा हूँ, सेक्स रोल्स की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ देखिए ये हमारी सोसाइटी दो प्रकार के जेंडर से बनी है। एक मेल है, एक तरफ मेल है और एक तरफ फीमेल है। और दोनों ही तरह की जो जो जेंडर्स हैं, इन दोनों जेंडर्स में अलग अलग प्रकार की एक्सपेक्टेशंस होती है, सामाजिक प्रत्याशाएं होती है भी। देखिए पुरुषों से सामाजिक प्रत्याशाएं अलग होती है और महिलाओं से सामाजिक प्रत्याशाएं अलग होती है। जहां तक बात की जाए, ये जो गिलिगन ने एक स्टडी में बताया था कि महिलाएं हैं वो अधिक रिलेशनल होती है, दूसरों के प्रति अधिक उन्मुख होती है, जबकि पुरुष है वो साधनात्मक होते हैं और दूसरों के प्रति अधिक उन्मुख नहीं होते। वो अपने क्रिया के और उपलब्धियों के प्रति अधिक उन्मुख होते हैं। यहाँ बहुत स्पष्ट बात है कि ये जो भूमिकाएं हैं, अब समाज में रहना है तो सभी प्रकार की भूमिकाएं, मेल और फीमेल को अपनी अपनी भूमिकाएं निभानी है। तो जहाँ फीमेल्स हैं वो एक हेल्पलेसनेस की भावना फील करती है, जिसके कारण से उन्हें डिप्रेशन की होने की संभावना होती है। और जो मेल्स हैं वो समस्या समाधान में इन्वॉल्व नहीं होते, वो अपनी अचीवमेंट्स की बात करते हैं, अपने एक्शंस की बात अधिक उन्मुखी होते हैं। और जहाँ तक यौन भूमिका से मानसिक विकृति का विकास भी होता है और एक्सप्रेशंस, दोनों ही पारंपरिक भूमिकाओं में निर्भरता को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण से महिलाओं में विषाद और पुरुषों की तुलना से अधिक होता है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि यौन भूमिका असामान्य व्यवहार के कारण उत्तरदायी नहीं होती, बल्कि वे इस बात की प्रभावित होती है कि वह असामान्यता की अभिव्यक्ति किस प्रकार से करते हैं, एक्सप्रेशन ऑफ एबनॉर्मलिटी। बेसिक बात ये कही जाए या ये समझा जाए कि डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं, मेल्स और फीमेल्स के अलग अलग रोल्स हैं। हमारी सोसाइटी की जहाँ तक बात की जाए, समय के साथ परिवर्तन होने लगा है। हम फीमेल्स को भी डिफरेंट रोल्स में एज्यूम करने लगे हैं। और अभी आपने देखा है कि महिलाओं के अंदर एक प्रकार की जो टेंडेंसीज थी कि वो अपने आप को हेल्पलेस पाती थी, वो आजकल सभी क्षेत्रों में आगे आ रही है। और मेल्स बड़े यूँ लगता था कि दे आर मेड फॉर अर्निंग ओनली, now they are supporting the females in their family also. So it is very clarified. So एक एंड्रोगोनी का एक कंसेप्ट है, वो ये कंसेप्ट बताता है कि हर व्यक्ति के अंदर मैस्कुलाइन और फेमिनाइन टेंडेंसीज होती है। और ये मैस्कुलाइन और एंड्रोगनी जो कंसेप्ट है, इसमें जो मैस्कुलाइन ट्रेट्स या फेमिनाइन ट्रेट्स हैं, इसका एक कॉम्बिनेशन होता है। इसमें ये है कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, वो अगर उसके अंदर लो मैस्कुलिनिटी है तो अलग तरह की डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, और लो फेमिनिटी है तो भी अलग प्रकार के डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। सो एक जो लर्न हेल्पलेसनेस का कंसेप्ट था, वो ये बताता है कि महिलाओं की इस विशेष स्थिति में कि अगर पुरुष है और उसके अंदर फेमिनिटी ज़्यादा है, तो एक तरह से वो हेल्पलेसनेस की स्थिति को फील करे और वो एंजाइटी और डिप्रेशन आदि संख्याओं से, आदि बीमारियों से, विकृतियों से पीड़ित हो सकता है। सो जनरल कंक्लूजन हम ये निकाल सकते हैं कि असामान्य व्यवहार में कई प्रकार के जो कारक हमने पढ़े हैं, उसमें सोशियो कल्चरल कॉजेज, उसमें निम्न सामाजिक स्तर, अनुपयुक्त सामाजिक भूमिका, आर्थिक कठिनाइयां, बेरोजगारी, सामाजिक संबंध, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण, वैवाहिक समस्याएं और यौन भूमिकाओं का बहुत अधिक रोल होता है। थैंक यू बच्चों। एक स्क्रीन पे आपको मैंने शेयर किया कल्चरल डाइवर्सिटी एंड मेंटल हेल्थ, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस इन ईटियोलॉजी, कल्चरल सेंसिटिव सर्विसेज, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस ऑन इलनेस कोर्स, assess and acceptance of treatment, culture bound syndromes, varied manifestations of psychiatric disorders, cultural diversity and mental health को रिलेटेड की कि कैसे संस्कृति में एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में परिवर्तन होता है और
कैसे मानसिक स्वास्थ्य को ये प्रभावित करती है। थैंक यू बच्चों फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। थैंक यू।